बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed our article of law of conservation of momentum and what is the relationship between force and momentum. Law of conservation of momentum is a very important article for the exam point of view. Today we are going to start our next topic, which is a very important topic in this chapter. The article is friction. Remember, from the first law of Newton's first law of motion, I have told you about friction. So in the first law of motion, we have studied about net force. And what is the net force? Net force is the resultant of all the forces acting on a body. And what is the statement of the first law? That a body continues its state of rest or uniform motion until or unless an external force or net force acts on it. So we have studied some external forces, and in the examples of external forces I have told you about friction. So today we are going to understand it, that what is friction. Okay, so first come to its definition. What is friction? The force, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी की मोशन को क्या करती है? अपोज करती है. ठीक है, बुक में भी इसकी डेफिनेशन है. द फोर्स, 72 पेज, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स और अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन क्या कर रही है? वो अपोज कर रही है. अपोज का मतलब क्या होता है? अपोज का मतलब होता है कि उसके बरक्स या उसके खिलाफ, या अपोज करने का मतलब होता है रोकना, रुकावट डालना. कि फ्रिक्शन कैसी फोर्स है? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि बॉडी के मोशन में क्या कर रही है? रुकावट डाल रही है, उसको अपोज कर रही है. ठीक है, जैसा कि आपने सुना होगा, जो नेशनल असेंबली होती है, जिसे कौमी असेंबली कहते हैं, उसमें दो तरह के बेंचेस या दो सेक्शंस होते हैं. एक सेक्शन होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट का होता है, और एक होता है ऑपोजिशन का. ठीक है, तो ऑपोजिशन क्या करती है? वो जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको क्या करती है? अपोज करती है. ठीक है, सो इसलिए उनको ऑपोजिशन कहा जाता है. इसीलिए वो जो लफ्ज़ अपोज है वो ऑपोजिशन से ही निकला है, कि जो फ्रिक्शन है वो एक ऐसी फोर्स है वो फोर्स ही, इसका मतलब उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, और उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन. इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स विच अपोजेज, रुकावट डालती है किसमें? मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी. कि कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो फ्रिक्शन उसके मोशन को क्या करती है? अपोज करती है. ठीक है, अब फ्रिक्शन में दो चीज़ें आ जाती हैं. एक वो जो कि अप्लाइड फोर्स है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने हाथ को इस बोर्ड के ऊपर रब करता हूँ. जैसे ही मैं अपने हाथ को इस बोर्ड के ऊपर रब करूँगा, मुझे मेरे जो हैंड है, मेरा हाथ है, और इस बोर्ड की जो सरफेस है, इसको जब मैं मूव करूंगा तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, जो कि मुझे अपोज करेगी कि मैं अपने हाथ को आगे मूव ना करूं. लेकिन इन दो फोर्सेस की बात आ जाती है. एक फोर्स है अप्लाइड फोर्स, जो कि मैं अप्लाई कर रहा हूं. एक फोर्स कौन सी है? अप्लाइड फोर्स. और एक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो ये दोनों फोर्सेस, दीज टू फोर्सेस कम इन कॉन्टेक्ट. ठीक है, दीज टू फोर्सेस कम इन कॉन्टेक्ट व्हेन टू बॉडीज विल कम इन कॉन्टेक्ट. एक कौन सी? अप्लाइड फोर्स, और दूसरी कौन सी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो जैसे ही मैं रब करूंगा इसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरे इस रबिंग को अपोज करेगी. लेकिन अगर तो मेरी अप्लाइड फोर्स उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है तो मेरा हैंड क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा. सेम इज द केस कि अगर आप अपने हैंड्स को रब करते हैं,
ठीक है, तब भी आपके जो दोनों हैंड्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और उस फ्रिक्शन से एज ए रिजल्ट हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से आपको अपने हाथ गर्म लगते हैं। आपने सर्दियों में हम ये अमल करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपने हाथों को रब करते हैं और फूंक भी मारते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारे हाथ हैं वो गर्म रहें, ठंडे ना रहे, ठीक है। सो इसी तरह बात दोबारा उसकी तरफ आते हैं कि होता क्या है, दो तरह की फोर्सेस आ जाती हैं। एक वो जिस पर हम अप्लाई फोर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं इस पर रब कर रहा हूं तो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, और एक जो मेरे हैंड और इस जो वुडन सरफेस है इसके दरमियान जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स ज़्यादा होगी उसकी वजह से बॉडी मूव करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अप्लाइड फोर्स मेरी ज़्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो मेरा हैंड इजीली क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। रिमेंबर हमने एक और एग्जांपल डिस्कस की थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि इट इज़ ईजी टू रोल अ बॉल ओवर अ स्मूथ सरफेस देन अ रफ सरफेस, ठीक है, या उसमें यह था कि जो स्मूथ सरफेस थी उस पर बॉल देर से स्टॉप हो रही थी लेकिन रफ सरफेस पे जल्दी स्टॉप हो गई थी। क्यों? बिकॉज रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा थी, ऑपोजिट फोर्स ज़्यादा थी, इस वजह से वो फोर्स डोमिनेंट हो गई, ठीक है। डोमिनेंट का मतलब होता है कि वो फोर्स जो है, डोमिनेंट का मतलब होता है कि वो आ जाना, ऊपर आ जाना, ठीक है, ज़्यादा उसने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, डोमिनेंट आ जाती है वो फोर्स। सो रफ ग्राउंड पर फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, डोमिनेंट हो जाती है एज कंपेयर टू किसकी, अप्लाइड फोर्स है, इसकी वजह से बॉल रुक जाती है। लेकिन स्मूथ पे क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है तो अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होती है, इस वजह से बॉडी रोल करती रहती है, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि वो उस सरफेस की नेचर क्या है, नेचर का मतलब क्या कंडीशन है उस सरफेस की, वो स्मूथ है, ठीक है, हमवार है बिल्कुल, या फिर वो खुरदरी है या रफ सरफेस है, ठीक है। सो आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन फ्रिक्शन, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी हेडिंग, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, से हेडिंग आ जाएगी एक्सप्लेनेशन की। नेक्स्ट पे फ्रिक्शन इज अ फोर्स के ऊपर जो सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ है उसके ऊपर हेडिंग आ जाएगी किसकी, एक्सप्लेनेशन की। जो पिंक बॉक्स के फौरन बाद पैराग्राफ है उसके ऊपर हेडिंग बना लें एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION। So friction is a force that comes into action as soon as body is pushed or pulled over a surface। यानी कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो फौरन उसी वक्त बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है जब हम किसी बॉडी को किसी सरफेस के ऊपर पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं या उसे किसी और तरह मूव करवा रहे हैं। सो एट दैट मोमेंट व्हेन अ बॉडी इज पुश्ड or pulled or moved over a surface, the force of friction comes into contact, ठीक है। Next, in case of solids, the force of friction between two bodies depends upon two factors, such as nature of the two surfaces in contact and the pressing force between them। अब वो कह रहा है सॉलिड्स के केस में, क्योंकि ज़्यादातर ये नहीं है कि गैसेस और लिक्विड में फ्रिक्शन नहीं होती। जैसा कि अगर आप किसी एक ग्लास ऑफ वाटर को देखो, एक ग्लास जिसमें वाटर फिल है, तो वो जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की ग्लास की वॉल्स के साथ भी फ्रिक्शन होती है। इसी तरह एयर के जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी आपस में फ्रिक्शन होती है। लेकिन ज़्यादातर हमें सॉलिड्स में, हमारी डेली लाइफ में हमें सॉलिड्स में फ्रिक्शन देखने को मिलती है। अब सॉलिड्स में फ्रिक्शन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन the nature of the surface, whether the surface is smooth or the surface is rough. If the surface is smooth, friction will be lower. If the surface is rough, friction will be higher, ठीक है। So friction in case of solids depend करती है nature of the two surfaces in contact with each other, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम। प्रेसिंग फोर्स मीन्स वही जो उनको स्लाइड करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बुक है, बुक को टेबल के ऊपर स्लाइड करवा रहे हैं, ठीक है। सो वो अगर प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ठीक है। सो दो फैक्टर्स हैं इन केस ऑफ सॉलिड्स, ये MCQs में भी आ सकता है
जिन पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करती है। नंबर 1 इज द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंड नंबर 2 इज द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वो आपको देते हैं, रब योर पाम ओवर डिफरेंट सर्फेसेस सच एज टेबल, कारपेट, पॉलिश्ड मार्बल सरफेस, ब्रिक एटसेट्रा। वो कह रहे हैं अपने पाम, जो आपकी ये हथेली है, इसको आप रब करें, ठीक है, मुख्तलिफ सर्फेसेस पे। आप टेबल पे करें, आप कारपेट पे करेंगे तो वो आपको डिफरेंट फ्रिक्शन अपोज होगी क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे वो बात कर रहा है पॉलिश मार्बल सरफेस, ब्रिक, पॉलिश मार्बल सरफेस की जो अभी अभी पॉलिश होता है फ्रेश, वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है, उस पर आप अपना पाम रब करेंगे तो फ्रिक्शन कम होगी, ठीक है। स्लिपरीनेस आपको ज़्यादा फील होगी, स्लिपरीनेस जो है उस मार्बल फ्लोर पे ज़्यादा फील होगी एज़ कम्पेयर टू फ्रिक्शन, क्योंकि वो अभी अभी उसको पॉलिश किया गया। उसके अलावा अगर आप ब्रिक को देखते हैं, ईंट को देख लेते हैं, ब्रिक कहते हैं ईंट को, ईंट की सरफेस पे अगर आप अपने पाम को रब करते हैं तो वो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा आपको फील होगी। वाई? बिकॉज ब्रिक हैज़ अ रफ सरफेस, खुरदरी सी सरफेस है उसकी, ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर ही आप जो है वो सीमेंट लगा देते हैं, ठीक है, तो फिर आपको वो फिर स्मूथ हो जाएगी सरफेस, ठीक है। सो ये डिफरेंट सरफेसेस, यानी कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, कि कॉन्टैक्ट में जो सरफेस है उसकी नेचर क्या है, वेदर इट इज़ रफ और इट इज़ स्मूथ। Moreover, harder you press your palm over the surface, more difficult would it be to move। कि अगर आप बहुत ज़ोर से मूव करेंगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, तो ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज़ आती है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्यों होती है और वाई फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है। उसके लिए थोड़ी सी हम डेप्थ में जाकर इसको डिस्कस करते हैं कि अगर आप किसी भी सरफेस को देखें, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं एक स्मूथ सरफेस की, ठीक है, वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, हमें हाथ लगाने से भी लग रहा है जी बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, और हमें नेकेड आई से भी लग रहा है कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस, लेकिन इन रियलिटी द सरफेस इज नॉट स्मूथ। वाई? बिकॉज इफ वी सी दैट सरफेस with the help of a microscope, ठीक है, not with the help of our naked eye, naked eye जो हमारी ये आँख है, naked eye इसको कहते हैं। अगर हम उस naked eye की बजाय if we see that object with the help of a microscope, and what is microscope? Microscope is an optical instrument which is used to see smaller objects, which is used to see the image of smaller objects। जैसे बायोलॉजी वाले बच्चों ने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, क्या होता है, उन्होंने पढ़ा होगा कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में या एयर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या अर्थ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं किसकी मदद से, या जितने भी सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं उनका भी साइज स्मॉल होता है, उनको भी हम माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं। आप देख रहे होंगे जैसे आजकल ये कोविड-19 अभी तो खैर कम हो गया, पहले जब बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहे थे तो वो आपने देखा होगा जब टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो जो सैंपल ले जाते हैं उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको सी करते हैं या स्टडी करते हैं, ठीक है। सो माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के इमेज को ऑब्टेन करने के लिए। सो कमिंग बैक टुवर्ड्स आवर टॉपिक कि अगर हम इफ़ वी सी दैट स्मूथ सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप वी विल सी दैट द सरफेस इज नॉट स्मूथ, ठीक है, बल्कि सरफेस पर पिट्स एंड बम्प्स होते हैं। क्या होते हैं? पिट्स एंड बम्प्स। ये अभी मैं एक स्मूथ सरफेस की बात कर रहा हूं जो हमें नेकेड आई से स्मूथ लगती है बिल्कुल। वहां पर अगर माइक्रो, अब ये देखें यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर दो ब्लॉक्स लिए हैं, ठीक है, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, मैंने इस वाले ब्लॉक को इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो मैं इन दोनों की जो कांटेक्ट है जिसको मैंने ब्लैक मार्कर से शो किया, उसको अगर मैं माइक्रोस्कोप से स्टडी करके इनलार्ज इमेज कर देता हूं, उसका इनलार्ज का मतलब मैग्नीफाई कर देता हूं, इमेज को मैं बड़ा कर देता हूं, तो वो ये एक पिक्चर आपके सामने आ रही, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर है पिट्स एंड बम्प्स। पिट्स एंड बम्प्स क्या कहते हैं? पिट्स जो होती हैं आपके पास वो होती हैं डिप्रेशंस या गड्ढे भी जिन्हें आप कहते हैं। जैसे आप रोड पे मूव करते हैं
तो आपको डिफरेंट गड्ढे या खड्डे जो होते हैं जहाँ नीचे हुई होती है सरफेस वो नज़र आते हैं, ठीक है, बहुत हल्के हल्के। यहाँ जो डिप्रेशंस हैं वो बहुत हल्के हल्के, इतने कम होंगे, उनका जो डेप्थ है वो इतनी कम होगी कि वो आपको नेकेड आई से नज़र ही नहीं आएगी, बल्कि यू हैव टू यूज़ द माइक्रोस्कोप इन ऑर्डर टू सी दैट पिट्स। सो पिट्स क्या है आपके पास? डिप्रेशन जहाँ सरफेस नीचे हुई हुई है आपके पास। और बम्प्स, जैसे आप बम्पी रोड कहते हैं, ठीक है, या जो स्पीड ब्रेकर होता है, ठीक है, वो एलिवेशन हुई होती है रोड की थोड़ी सी, तो बम्प्स को हम क्या कहते हैं? एलिवेशंस, या उतार जिसे हम कहते हैं। सॉरी, उतार तो आपके पास डिप्रेशंस हो जाएंगे, चढ़ाव कहेंगे, उतार चढ़ाव कहते हैं ना, वर्ड यूज करते हैं उर्दू में। सो उतार किसको कहेंगे? जो डिप्रेशन नीचे की तरफ होगी सरफेस, और चढ़ाव जहां से एलिवेट हुई होगी। एलिवेट का मतलब क्या होता है? ऊपर होती है, ठीक है। ये आ गई आपके पास एलिवेशन और ये आ गई डिप्रेशन। सो अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो मैंने रेड मार्कर से शो किया और बुक में भी उसने शो किया, तो जो सरफेस है उसमें डिफरेंट पिट्स एंड बम्प्स हैं। पिट्स का मतलब डिप्रेशंस हैं और बम्प्स का मतलब एलिवेशंस हैं। ये आपके पास क्या हैं? ये पिट्स हैं, ठीक है, और ये आपके पास क्या हैं? ये हैं आपके पास बम्प्स। सो a smooth surface, when we see a smooth surface with the help of a microscope, we will see that the surface is not actually smooth, but the surface has different pits and bumps or depressions and elevations, ठीक है। अब होता क्या है, इस सरफेस के भी पिट्स एंड बम्प्स हैं, इस सरफेस के भी पिट्स एंड बम्प्स, ठीक है। अब ये जब सरफेसेस को, दो सरफेसेस को, फॉर एग्जांपल मैं अपने हाथों की एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, आप समझें, ये जो मेरा ऊपर ये वाला हाथ है, ये ऊपर वाला बॉक्स है, और ये जो नीचे वाला हाथ है, नीचे वाला। अब जब मैं इसको इसके ऊपर स्लाइड करूंगा तो क्यों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी? क्यों मोशन को अपोज करेगा? वो इसलिए करेगा कि आपके पास क्या होते हैं, जो एलिवेशन होते हैं और डिप्रेशन होते हैं, ठीक है, एक सरफेस के एलिवेशन और दूसरी सरफेस के डिप्रेशंस आपस में क्या होते हैं? इंटरलॉक कर जाते हैं। आपस में क्या होते हैं? इंटरलॉक कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कैसे? इसको मैं आपको इस तरह शो करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपके पास इस तरह से एक सरफेस का एलिवेशन और डिप्रेशन, और एक सरफेस का एलिवेशन डिप्रेशन है इस तरह, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया है, यहां पर आकर दोनों सरफेसेस क्या हो गई हैं? लॉक कर गई हैं, ठीक है। क्या कर गई हैं? एक दूसरे के ऊपर लॉक कर गई हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट आया है, ठीक है, जहां पर वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को लॉक कर लिया, ठीक है। एलिवेशंस और डिप्रेशंस आकर, आप समझे, एलिवेशन और डिप्रेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट, वहां आकर बेसिकली सरफेस की जो पिट्स एंड बम्प्स हैं वो इंटरलॉक कर गए, ठीक है। उस इंटरलॉकिंग की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वो ये जो इंटरलॉक होता है ये अपोज करता है बॉडी को आगे मूव करने से, लेकिन अगर तो अप्लाइड फोर्स बहुत ज़्यादा है तो ये इंटरलॉकिंग भी ख़त्म होती जाती है और सरफेस मूव करती है। सो ये इंटरलॉकिंग जो होती है ये अपोज करती है, ये क्या करती है? ये अपोज करती है बॉडी के मोशन को, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 73 फिगर 3.17। अब ये जो इंटरलॉकिंग पॉइंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं कोल्ड वेल्ड्स। क्या कहते हैं? कोल्ड वेल्ड्स। आपने जनरली देखा होगा वेल्डिंग का नाम सुना होगा। वेल्डिंग में क्या करते हैं? बाय यूजिंग हीट और बाय यूजिंग हाई एनर्जी दो सरफेसेस को आपस में क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि इतनी हाई उससे इंटेंसिटी से वो जो हीट निकलती है कि वो जो स्पेशल ग्लासेस पहनते हैं जो वेल्डिंग करते हैं कि वो अगर चिंगारी सी निकलती है, इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो वो आँख में जाए तो आँख को वैसे ही ज़ाया कर दे, इसलिए स्पेशल ग्लासेस पहनते हैं जो वेल्डिंग करते हैं। सो इसीलिए इनको कोल्ड वेल्ड्स कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर दोनों सर्फेसेस जुड़ जाती हैं आपस में, या एलिवेशंस, डिप्रेशंस या पिट्स एंड बम्प्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, इसलिए इसको वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड वेल्ड्स। वेल्डिंग से है कोल्ड वेल्ड्स, ठीक है। सो ये आपके पास इस वजह से आपके पास क्या होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। सो व्हाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन? नो सरफेस हैज परफेक्टली स्मूथ, ये अभी आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में इसको लिखेंगे।
नो सरफेस, ये आप काट देंगे, वाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, ये आप पेपर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, अ सरफेस दैट अपीयर स्मूथ, ऐसी सरफेस जो हमें लगे कि ये स्मूथ है, हैज पिट्स एंड बम्प्स दैट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिगर 3.17 shows two wooden blocks with their polished surfaces in contact, कि दो wooden blocks हैं वो आपस में in contact हैं, कॉन्टैक्ट में जब उनको मूव कराएंगे तो दोनों जब मूव करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। A magnified view of two smooth surfaces in contact shows the gaps and contacts between them, कि उनके दरमियान क्या है, आपस में गैप्स और कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है जिन्हें हम कोल्ड वेल्ड्स कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बिटवीन टू सर्फेसेस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ड्स, कि वो जो दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं सरफेसेस के, एलिवेशन के और डिप्रेशन के, वो बेसिकली क्या बना रहे हैं, वो एक कोल्ड वेल्ड की तरह की शेप बना रहे हैं, इसीलिए उनको कोल्ड वेल्ड्स कहा जा रहा है, ठीक है। These cold welds resist the surface from sliding over each other, ये resist कर रहे हैं, resist का मतलब भी क्या होता है, रुकावट डालना होता है, अपोज करना होता है, ठीक है। बेसिकली अपोज और resist सेम इनके मीनिंग है। सो ये जो आपके पास कोल्ड वेल्ड्स होते हैं ये रेजिस्ट करते हैं बॉडी को कि वो मूव करे, वो फ्रिक्शन की वजह बनते हैं, ठीक है। एडिंग वेट ओवर द अपर ब्लॉक इंक्रीजेस द फोर्स प्रेसिंग द सर्फेसेस टुगेदर एंड हेंस इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस। अब हम क्या करते हैं, अभी तो सिंपल हमारे पास ये दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, अब हम इनके ऊपर दो वेट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। कोई से दो वेट्स ऊपर ऐड कर देते हैं, ठीक है। आप अपने दो ज्योमेट्री बॉक्स ऊपर रख देते हैं। अब क्या होगा, अब उन्हें मूव करने में ज्यादा मुश्किल होगी, ठीक है। जैसा कि आप अगर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो जाएगा तो उसको मूव करना मुश्किल है। जैसा कि आप एक छोटी गाड़ी को तो धक्का लगा सकते हैं इजीली, एक या एक भी लगा सकता है बंदा अगर ताकतवर हो, लेकिन अगर एक ट्रक आ जाता है तो उसको एक बंदा नहीं धक्का लगा सकता, उसको 2-3 बंदे आएंगे तो धक्का लगाएंगे। क्यों? बिकॉज उसमें अप्लाइड फोर्स ज़्यादा चाहिए। क्यों? उसका वेट ज़्यादा है, उस वेट को मूव करवाने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए, ठीक है। वेट बेसिकली अर्थ पर जो फोर्स लग रही है, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, उसको अपोज करवाने के लिए अप्लाइड फोर्स ज़्यादा चाहिए। ऊपर से फ्रिक्शन भी आ जाती है उस टायर और रोड के दरमियान, तो उसको भी अपोज करवाने के लिए ज़्यादा अप्लाइड फोर्स चाहिए। तो कह रहा है अगर हम वेट ऊपर ऐड कर देंगे तो वो जो प्रेसिंग फोर्स है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा हो जाएगी या फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। Thus, greater is the pressing force, greater will be the friction between the sliding surfaces, ठीक है। नेक्स्ट आप पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग बना लें, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। क्या हेडिंग बनाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी पर, जो उसको रेस्ट से मूव करवाती है, ठीक है, वो बेसिकली फ्रिक्शन होती है। यही वो कह रहा है, फ्रिक्शन इज इक्वल, फ्रिक्शन उस अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है, ठीक है, जो कि हम बॉडी को रेस्ट से मूव करवाने के लिए लगाते हैं। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स यानी कि उसको मूव करवाती है टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। इट इंक्रीजेज विद द अप्लाइड फोर्स, की जितनी ज़्यादा, जैसा कि अभी इसकी एग्जांपल ली थी कि वेट जितने डाले थे ज़्यादा, जितनी अप्लाइड फोर्स ज़्यादा उतनी ही फ्रिक्शन ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि द अप्लाइड फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ न्यूटन सेकंड लॉ में कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी साथ में इंक्रीज होगी। कैसे? यहाँ पर कैसे हो रहा है कि जितनी ज़्यादा अप्लाइड फोर्स उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। Friction can be increased to a certain maximum value. It does not increase beyond this. अच्छा, अब फ्रिक्शन भी एक ख़ास हद तक जा सकती है, ठीक है। जैसे हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है, इसी तरह फ्रिक्शन जो है उसकी भी एक लिमिट है। उस लिमिट से ज़्यादा किसी भी बॉडी में फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। जैसा कि आप देखते हैं कि मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी के हैवी मशीनरी है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं, उन वो भी जब मूव करते हैं तो उनमें भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, लेकिन एक लिमिट तक होती है। उस लिमिट से ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होती,
ठीक है। सो इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस का मतलब उससे ज्यादा नहीं जा सकती। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये डेफिनेशन भी है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs, ठीक है, यहां भी मैंने लिख दिया Fs, S जो है वो F के नीचे सबस्क्रिप्ट में आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब यहां पर वो कह रहा है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs है वो डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पर। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या ऊपर जो वेट रखे हुए हैं हमने, ठीक है, या तो वो वेट हो सकते हैं या अगर तो वो मूव करवा रहे हैं तो वेट भी होगा उसका अपना, और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स भी होगी। सो इसका मतलब ये है कि Fs या आप अप्लाइड फोर्स या रिएक्शन उसने जो कहा हुआ है उसको उसने R, कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है। रिएक्शन फोर्स जैसा कि हमने पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ में, या उसमें जो केस किया था कि अगर एक बुक टेबल पर पड़ी है तो एक तो वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड और एक रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी। इसी तरह यहाँ रिएक्शन फोर्स है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs के। अब आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जैसा कि वहां न्यूटन सेकंड लॉ में k आया था, स्मॉल k। इसी तरह यहां आता है म्यू, ठीक है। ये म्यू जो है, ये म्यू बेसिकली कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। देखें इसको, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये किस पर डिपेंड करती है? ये भी आ सकता है एमसीक्यूज में। इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है कि ऑन व्हाट फैक्टर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs एंड द नॉर्मल रिएक्शन R इज कॉन्स्टेंट। This constant is called the coefficient of friction and is represented by mu, ठीक है। जैसा आपने प्रीफिक्सेस पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में, उसमें एक आपने माइक्रो या म्यू का सिंबल पढ़ा होगा 10⁻⁻⁶। तो इसको क्या पढ़ना है? इसको पढ़ना है म्यू, ठीक है, MEW, म्यू, ठीक है। अब ये म्यू जो है क्या है? म्यू रेशियो है किसके दरमियान? अब यहां से अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालूं तो Fs वहां जाकर क्या हो जाएगा? Fs वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास क्या आ जाएगा? म्यू इज इक्वल टू Fs ओवर R, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि डिफरेंट है इसको हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा हुआ है, ये उल्टा यहां पर लिख दिया है मैंने मिस्टेक से, कि Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, बेसिकली कि जितनी वो एक ही बात है, अगर आप Fs कर लें या R कर लें, लेकिन फॉर्मूला जिस हिसाब से उसने बनाया हुआ है हम उसे ऐसे ही लिखेंगे। सो हम लिख लेते हैं Fs इज इक्वल टू म्यू R, ठीक हो गया, क्योंकि आप बुक में उसने इस तरह से इक्वेशन को सेटअप किया। तो अब R वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब वो क्या कह रहा है कि जो म्यू है, जो कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम कह रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो किसके दरमियान रेशियो है? रेशियो कहते हैं जो दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही होती। एक है वो रेशियो किसकी? किन दो क्वांटिटीज की? एक Fs की, और Fs क्या है? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि जितनी अप्लाई हो सकती है उस पर फ्रिक्शन किसी बॉडी, डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कि कितनी उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेट कोई रखा हुआ है या कोई अप्लाइड फोर्स एक्ट कर रहे हैं, वो वाली फोर्स क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि अप्लाई कर रहे हैं। सो जो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो एक कांस्टेंट है। रिमेंबर, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। सो म्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, Fs, और रेशियो किसकी है? Fs ओवर R। अब ये डिफरेंट सर्फेसेस के दरमियान इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, जैसा कि उसने वहां टेबल में भी दिया हुआ है, अगर आप टेबल देखें साइड पर, मटेरियल्स और साथ में म्यू एस, ठीक है, मटेरियल्स और साथ में म्यू एस। अब ग्लास एंड ग्लास, क्या अगर ग्लास और ग्लास आपस में पड़े हुए हैं तो उनके दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की क्या वैल्यू है? वो बताई हुई है 0.9।
इसका मतलब ये है कोई भी ग्लास आ जाए, कहीं भी रखे हुए हैं, उनके दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कहीं भी आप उनको ले जाएं, ठीक है, आप उन्हें किसी और जगह ले जाएं, ठीक है, घर में ले जाएं, स्कूल में ले जाएं, उनकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.9 ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या है, अगर दो सरफेसेस की मैं बात कर रहा हूं, उनके दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डिफरेंट सरफेसेस का डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल ग्लास एंड ग्लास का है 0.9, ग्लास एंड मेटल का डिफरेंट है, ग्लास एंड मेटल का है 0.5 से लेकर 0.7। इसी तरह आइस और वुड के, अगर एक जगह आइस और वुड पड़ी हुई है, उनके दरमियान फ्रिक्शन हो रही है, उनके दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.05। इस तरह आपके पास आयरन एंड आयरन, रबर एंड कंक्रीट, स्टील एंड स्टील, टायर एंड रोड, ठीक है, टायर एंड रोड। अब ड्राई रोड में फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, उसके बाद वेट रोड में फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम है, क्योंकि ड्राई रोड पे ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर होती है और जो आपके पास वेट रोड होती है उसमें स्लिपनेस ज़्यादा होती है, वहाँ फ्रिक्शन कम होती है। उसके अलावा वुड एंड वुड है, वुड एंड मेटल है, वुड एंड कंक्रीट है। अब ये सारी आप देख सकते हैं, इन सब की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, लेकिन एक के लिए वैल्यू सेम है। जैसे वुड एंड वुड जहाँ भी पड़ी होगी, उनके दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू वही रहेगी 0.25 से 0.6, वो चेंज नहीं होगी, लेकिन डिफरेंट सरफेसेस की डिफरेंट होगी। मेटल वुड की डिफरेंट होगी, वुड वुड की डिफरेंट होगी, ठीक है। ये टेबल भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी वैल्यूज आ जाती हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आयरन एंड आयरन इज एमसीक्यूज में, ठीक है। तो ये टेबल की वैल्यूज, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, आपने खुद ही से याद कर लेनी, ठीक है। सो कमिंग बैक टूवर्ड्स कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो रेशियो है अप्लाइड फोर्स, सॉरी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन R। अब अगर तो ये नॉर्मल रिएक्शन वेट ऑफ द ब्लॉक के इक्वल है, जो कि इस केस में ये अगर नॉर्मल रिएक्शन वेट ऑफ द ब्लॉक के इक्वल है, कितना उसका वेट है, तो उस नॉर्मल रिएक्शन की बजाय हम लिख सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली फोर्स ही है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू mg। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल है, और वेट का आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, mg। क्या फॉर्मूला होता है, mg। सो वेट की जगह क्या लिख दिया है, mg। सो R विल बी इक्वल टू mg। अब R इज इक्वल टू mg इस इक्वेशन में क्या करते हैं, हम इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी म्यू इज इक्वल टू Fs ओवर mg। यहां से अगर Fs की वैल्यू निकालना चाहें तो ये वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो Fs फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू which is the coefficient of friction and mg which is the normal reaction force on that block, ठीक है। सो ये आपके पास सारी यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है। लास्ट में आपके पास है फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। अब थोड़े से यहाँ पर इंपॉर्टेंस आ जाती है, लास्ट में आप हेडिंग बना लेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, इंपॉर्टेंस अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। अब आप ये बात सोचें कि अगर तो फ्रिक्शन फोर्स ना होती तो क्या हम ग्राउंड पे रन कर सकते थे या वॉक कर सकते थे? ये फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो कि अल्लाह ताला ने रखी हुई है, जिसकी वजह से हम वॉक कर सकते हैं ग्राउंड पर या रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये फोर्स ना होती, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो हम तो मूव ही करते जाते, मूव करते जाते, हमें रोकने वाली कोई फोर्स ना होती। कैसे? यह हमने नेक्स्ट डे में भी देखना है कि होता क्या है जब हम अपनी बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल या कार चला रहे होते हैं, तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो हमारा टायर है वो रोड के साथ फ्रिक्शन की वजह से ही स्टॉप करता है, ठीक है। ये हम इसको मज़ीद अगले उसमें डे में देखेंगे कैसे। लेकिन अगर तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टायर और रोड के दरमियान ना होती तो जो कार है वो कभी भी स्टॉप ना हो सकती, ठीक है। कार कभी भी स्टॉप ना हो सकती और वो चलती रहती और एक्सीडेंट होते, एक कार दूसरी कार के साथ जाकर लगती। सो फ्रिक्शन का फ्रिक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। हमें वॉक करने के लिए, हमारे जो व्हीकल्स हैं उन्हें चलाने के लिए और स्टॉप करने के लिए फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ये पैराग्राफ आप खुद पढ़ लेंगे, उसमें एथलीट्स का भी बताया हुआ है कि जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, जो रनिंग करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, रेस में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके पास भी स्पेशल शूज़ होते हैं, ठीक है, कि फ्रिक्शन उन्हें कितनी रिक्वायर है ग्राउंड के साथ। अगर तो बहुत ज़्यादा, अगर तो कम फ्रिक्शन होगी तो वो तो
रन करने की बजाय स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे, सो उनके स्पेशल शूज़ होते हैं। इसी तरह जो फुटबॉलर्स होते हैं, ठीक है, जो फुटबॉल खेलते हैं, उनके भी शूज़ जैसे कि आम जॉगर्स होते हैं उस तरह के नहीं होते, बल्कि उनके स्टड्स होते हैं या ग्रिपर्स होते हैं, ठीक है। दो तरह के यूज़ होते हैं फुटबॉल में शूज़, एक स्टड होते हैं, ग्रिपर होते हैं। तो उसके हिसाब से कि ग्राउंड की क्या कंडीशन है, उस हिसाब से वो आम जूते पहनकर, आम जॉगर पहनकर फुटबॉल नहीं खेल सकते। इसी तरह जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके स्पाइक्स वाले शूज़ होते हैं। सो हर एथलीट के डिफरेंट शूज़ होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की उसकी नेचर ऑफ गेम, ठीक है। सो ये पैराग्राफ आप खुद रीड कर लीजिए। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स the types of friction. Basically there are two types of friction. Generally देखा जाता है, आम तौर पर ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं या बताते हैं वो दो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हैं। एक है नंबर 1 इज़ रोलिंग फ्रिक्शन एंड नंबर 2 इज़ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का हमने वर्क फॉर डे 13 में डिस्कस कर ली थी एग्जाम्पल, जिसमें क्या था, हमारे पास दो वुडन ब्लॉक्स थे, ठीक है, दो वुडन ब्लॉक्स थे, उनको एक दूसरे के ऊपर क्या किया जा रहा था, स्लाइड किया जा रहा था। तो उस केस में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही थी उसको हम कह रहे थे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। वो क्या थी, स्लाइडिंग, क्योंकि स्लाइड कर रही थी, ठीक है, जैसे स्लाइड होती है वो स्लाइड करते हैं, इसी तरह वो कौन सी फ्रिक्शन थी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन थी। अब रोलिंग फ्रिक्शन की तरफ आते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले वो ये बताता है कि जो व्हील है, ठीक है, या जिसे पहिया कहा जाता है, वो एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थी मैनकाइंड की, ठीक है। स्टार्ट में ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ हुआ, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं पुराने ज़माने में जो थे टांगे वगैरह होते थे, ठीक है, तो उनमें व्हील लगा होता था। उसके बाद और एडवांसमेंट आती गई, ठीक है, साइकिल आ गई, उसके बाद मोटरसाइकिल आ गई, उसके बाद अब गाड़ियाँ आ गई, ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं एयरप्लेन्स वगैरह इनके भी होते हैं। अब व्हील एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी। व्हील के होने से क्या एडवांटेज होता है, व्हील करता है रोलिंग फ्रिक्शन। व्हील क्या करता है, सरफेस के ऊपर रोल करता है, बजाय कि वो स्लाइड करे, वो क्या करता है, सरफेस के ऊपर रोल करता है। जैसा कि आप कार मूव कर रही है या कोई बाइसाइकिल मूव कर रही है या कोई मोटर बाइक मूव कर रही है, तो उसका जो टायर है वो क्या कर रहा है, वो सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है। अब सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फ़र्क क्या है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कोई सरफेस रोल अगर कर रही हो तो वो रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इस वजह से हम रोलिंग फ्रिक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखें, सबसे पहले इसको रीड करते हैं। Wheel is one of the most important invention in the history of mankind, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। The first thing about a wheel is that it rolls as it moves rather than to slide, कि जब आप व्हील का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में एक चीज़ आती है कि एक रोलिंग सी चीज़ है कोई, ठीक है। इसी तरह वो ये कह रहा है कि व्हील जो है वो रोल करता है rather than to slide. This greatly reduces friction, ये फ्रिक्शन को कम कर देती है, ठीक है। जितनी हमें ज़्यादा फ्रिक्शन हमें फ़ायदेमंद भी नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुख्तलिफ मशीनरी के पार्ट्स हैं, इनमें अगर ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि इनका जो आउटपुट रिज़ल्ट है, एफिशिएंसी होती है किसी भी सिस्टम को अगर आप लें या किसी भी मशीन को लें, या आपने पढ़ना भी आगे जाकर, उसकी एफिशिएंसी होती है AFFICINCY, आउटपुट ऑफ दैट मशीन डिवाइडेड बाय इनपुट। जैसे कि एक अगर आपके पास जूसर है, ठीक है, उस जूसर में आप इनपुट क्या कर रहे हैं, कोई फ्रूट इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑरेंज का आपने जूस निकालना है तो ऑरेंज आपकी इनपुट है और जो जूस उसका निकल रहा है वो क्या है, उसकी आउटपुट है, ठीक है। तो एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की होती है आउटपुट ओवर इनपुट। कभी भी किसी भी, अगर हम रियल सिस्टम की बात करते हैं, जैसे कि हमने रियल और आइडियल केस की बात की थी, किसी भी रियल सिस्टम की एफिशिएंसी 100%, इसको बेसिकली हम परसेंटेज में मेजर करते हैं, ठीक है। परसेंटेज एफिशिएंसी, परसेंटेज करनी हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। एफिशिएंसी रियलिटी में किसी भी ऑब्जेक्ट की 100% नहीं हो सकती,
इसका मतलब कहने का है कि जितनी हम इनपुट देते हैं उसको, वो पूरी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि कुछ लॉसेस हो जाते हैं बीच में। जैसा कि हम मशीन को जब चलाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम स्विच को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि कुछ लॉसेस होते हैं। इसका मतलब अगर इनपुट, बेसिकली हम जाउल्स में एनर्जी लेते हैं, एनर्जी का यूनिट होता है जाउल, तो आउटपुट, इनपुट हम दे रहे हैं 2 जाउल, आउटपुट आ रही है 1 जाउल, ठीक है, तो आपके पास ये आंसर क्या आ जाएगा 0.5, और जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफिशिएंसी आपके पास 50% आ जाएगी, ठीक है, मतलब 50% एफिशिएंसी है। किसी भी रियल, अगर आइडियल मशीन को देखें तो एफिशिएंसी 100% हो सकती है, रियल मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, कोई ना कोई लॉसेज आते हैं। इसी तरह जो वो मशीन के अंदर के पार्ट्स, इंटीरियर पार्ट्स मूव करते हैं तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम अंदर बेयरिंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, रोलर बेयरिंग्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। वो आप देख भी सकते हैं फिगर 3.19 में कि एक मशीन है, उसके अंदर बॉल बेयरिंग यूज़ किया, ठीक है। अब ये किस तरह रिड्यूस होती है वो हम देखते हैं। When the axle of a wheel is pushed, अब आपको पता है वो जो एक्सल होता है वो बेसिकली क्या करता है, अगले जो पहिए होते हैं उनको चलाता है, जो आगे 2 पहिए होते हैं कार के। So when the axle of a wheel is pushed, जब उसे पुश करते हैं, the force of friction between the wheel and the ground at the point of contact provides the reaction force, कि एक फोर्स वो होती है जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं एक्सीलरेटर की मदद से, और एक फोर्स वो होती है जो व्हील और जो रोड है या जो ग्राउंड है उसके दरमियान ऑफर होती है। वो बेसिकली क्या है, रिएक्शन फोर्स है। जो रिएक्शन क्या है, एक तो एक्शन है जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है, जो कि क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। क्या, एक अप्लाइड फोर्स जो प्रोड्यूस की और एक उसके ऑपोजिट फोर्स प्रोड्यूस होती है, रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है, जो कि कौन सी होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर, जो कि टायर है और रोड के दरमियान, ठीक है। सो यही वो कह रहा है कि जब पुश होता है एक्सल ऑफ अ व्हील, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड ग्राउंड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस पॉइंट पे उनका कॉन्टैक्ट हो रहा है, प्रोवाइड्स द रिएक्शन फोर्स। The reaction force acts at the contact points of the wheel in a direction opposite to the applied force। कहने का मतलब ये कि ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस पर हम क्या चाह रहे हैं कि गाड़ी मूव करे आगे की तरफ, हम फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी बॉडी के मोशन को अपोज करती है, वो नहीं चाहती कि बॉडी आगे की तरफ मूव करे, बल्कि वो उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना चाहती है। लेकिन क्योंकि अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो डोमिनेंट हो जाती है, वो उस पर हावी हो जाती है। इस वजह से बॉडी जो है या व्हील जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। अगर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही इतनी ज़्यादा हो जाए तो फिर व्हील आगे की तरफ मूव ना करे, ठीक है, बल्कि उधर ही अटका रहे या हल्का सा पीछे की तरफ मूव करे। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जो अप्लाइड फोर्स है उनकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, ऑपोजिट होती है, ठीक है। सो यही वो कह रहा है कि द रिएक्शन फोर्स एक्ट्स एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ द व्हील इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, कि जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होगी, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होगी। द व्हील रोल्स विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड्स, कि वो जो आपके पास व्हील है वो रोल करता है बजाय इसके कि वो स्लाइड करता है। अब स्लाइड में क्या हो रहा था, स्लाइड में हमने देखा था माइक्रोस्कोपिक व्यू में कि इस तरह से आपके पास पिट्स एंड बम्प्स बन रहे थे और ये कोल्ड वेल्ड्स जनरेट हो रहे थे, ठीक है। अब जब रोल करती है कोई भी सरफेस, ठीक है, रोल करती है तो उसके पास कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाता है। एक आपके पास ये 2 बॉक्सेस हैं जो कि आपस में स्लाइड कर रहे हैं, इनका कॉन्टैक्ट एरिया का मतलब है जिस एरिया के अंदर वो आपस में कॉन्टैक्ट में है। जैसे कि अगर मैं इस मार्कर को मूव करवाता हूं इसके ऊपर, तो ये मेरे हाथ का जो जितने हिस्से में मार्कर टच हो रहा है वो उसका क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया, जिसके साथ उसका कॉन्टैक्ट हुआ है। इसी तरह आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन में देखें तो कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज़्यादा है।
रप्चरिंग का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, वो कोल्ड वेल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देना, और कोल्ड वेल्ड्स की वजह से ही आपके पास क्या होती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो कोल्ड वेल्ड्स इंटरलॉक कर लेते हैं, इसकी वजह से फ्रिक्शन होती है। तो वो ये कह रहा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में वो जो एरिया है, कॉन्टैक्ट एरिया, वो ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में अगर आप देखें तो वो जो एरिया है वो बड़ा कम होगा, ठीक है, अगर उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो हो सकता है वो इस तरह का हो कि बहुत कम कोल्ड वेल्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, या विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड्स, कि वो जो कोल्ड वेल्ड्स की सरफेस है, वो जो कोल्ड वेल्ड्स बने हुए, वो उनको डिस्ट्रॉय करने के बजाय उनके ऊपर से मूव कर जाएगा। सो इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी इज वेरी स्मॉल, इसलिए वो जो फ्रिक्शन का एलिमेंट या फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है वो भी बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है। आप वैसे भी जनरली देख सकते हैं, अगर आप किसी सरफेस को रोल करवाएं, किसी बॉडी को सरफेस के ऊपर रोल करवाएं और स्लाइड करवाएं, तो आपको ज़्यादा फोर्स कब अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी अगर तो आप किसी बुक को मूव करवा रहे हैं, इस बुक को आप मूव करवा रहे हैं इस तरह सरफेस के ऊपर, तो आपको ज़्यादा फोर्स है। लेकिन अगर आप रोल करवा रहे हैं, अगर टायर आ जाता है और मैं रोल करता हूँ, तो फिर मुझे इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया सरफेस और ऑब्जेक्ट के दरमियान बहुत कम हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जब नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे तब भी उसमें भी दिया हुआ है कि वाई, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब यहां पर देखें मैंने क्या लिखा है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, बिकॉज क्योंकि द कॉन्टैक्ट एरिया, कि जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन टू सर्फेसिस, दो सर्फेसिस के दरमियान जो कॉन्टैक्ट में एरिया है, इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉल, ठीक है, वो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन के केस में जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो स्मॉल है, इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन लेस है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इसमें आप एक और लाइन भी ऐड कर सकते हैं आगे, इसके बाद जहां तक ये मैंने लिखा है ये लिख लें, उसके बाद ये वाली लाइन ऐड कर लें, आपके पास जो है द व्हील रोल्स, या द ऑब्जेक्ट, इसको इस तरह कर लें, द ऑब्जेक्ट रोल्स विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड्स, जो मैंने लाइन अभी पढ़ी है पेज नंबर 74 रोलिंग फ्रिक्शन की सेकंड पैराग्राफ की आपके पास 5th लाइन के एंड पर, रोलिंग फ्रिक्शन के सेकंड पैराग्राफ की 5th लाइन के एंड पर आपके पास द व्हील रोल्स विदाउट, या व्हील की जगह ऑब्जेक्ट कर लें इसको, द ऑब्जेक्ट रोल्स विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड्स, ठीक है। सो दैट्स वाई, आगे लिख सकते हैं आप, मैं लिख भी देता हूं कि दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट रोल्स without rupturing the cold welds, ठीक है। So that's why rolling friction is less than, आगे लिखते हैं आप, that's why rolling friction is less than sliding friction, ठीक है। That's why rolling friction is less than sliding friction, ठीक है। सो ये आपका आगे आ जाएगा कि द ऑब्जेक्ट रोल्स विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड्स, दैट्स व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो द फैक्ट दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड इन बॉल बेयरिंग्स और रोलर बेयरिंग्स टू रिड्यूस लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। सो ये क्या किए जाते हैं, ये जो मशीनरी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इनमें क्या लगा दिए जाते हैं, ये बेयरिंग्स लगा दी जाती हैं, ठीक है, क्या की जाती हैं, बेयरिंग्स लगा दी जाती हैं। और ये जो आपके पास बेयरिंग्स होती हैं, ये क्या होती हैं, बेयरिंग्स बेसिकली आप देख भी सकते हैं फिगर 3.19 में, कि ये एक तो मूविंग पार्ट है जो कि सर्कुलर है, वाइट में शो किया हुआ है, उसके अंदर एक और सर्कुलर पार्ट लगाया हुआ है,
वो जो अंदर सर्कुलर पार्ट है इन द फॉर्म ऑफ रोलर, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा ब्लैक में, एक तो वाइट है दो सर्कल्स, उसके अंदर उनके दरमियान में एक और सर्कुलर चीज ऐड की हुई है, इसे कहते हैं बेरिंग। ठीक है, ये क्या करती है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि ये रोल करती है, तो ये मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये रोलर्स की वजह से, या बेरिंग्स जिसे ही कह रहे हैं, बॉल बेरिंग्स कहते हैं और रोलर बेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, सो इनकी वजह से क्या होते हैं, आपके पास जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाती है। हमें चाहिए होता है कि हमें मशीनरी जो है, हमारी जो मशीन है उसमें कम से कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस कर जाती है। फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है और हीट की फॉर्म में एनर्जी जो होती है, जो कि हम इनपुट करते हैं किसी भी मशीन में, वो लॉस कर जाती है। तो उस लॉस को कम करने के लिए हम बेरिंग्स अप्लाई करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो और लॉसेस कम से कम हो। ठीक है, और आपने देखा होगा कि ये जो ऑयलिंग की जाती है, लुब्रिकेटिंग की जाती है मशीन्स की, ये भी बेसिकली आगे हमने पढ़ना है मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को किस तरह रिड्यूस किया जाता है। फ्रिक्शन को इस तरह रिड्यूस किया जाता है कि हम वो जो अंदर बेरिंग्स होते हैं उनकी ऑयलिंग करते हैं या लुब्रिकेटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑयल। ठीक है, मशीन का तेल या जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल बेसिकली उसको कहा जाता है। सो लुब्रिकेटिंग ऑयल से हम ऑयलिंग करते हैं, जिससे फ्रिक्शन हमारी और कम हो जाती है। ठीक है, सो द फैक्ट दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड इन बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स टू रिड्यूस लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। नेक्स्ट है, द व्हील वुड नॉट रोल ऑन पुशिंग इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड। मैंने आपको बताया था कि अगर तो फ्रिक्शन नहीं होगी टायर और रोड के दरमियान या व्हील और ग्राउंड के दरमियान, तो जो आपके पास व्हील है वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए ये प्रॉपर्टी रखी हुई है ताकि ऑब्जेक्ट्स मूव करें और स्टॉप भी हो जाए। ठीक है, थस फ्रिक्शन इज डिजायरेबल फॉर व्हील्स टू रोल ओवर अ सरफेस, कि फ्रिक्शन ज़रूरी है, डिजायरेबल है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रोल करे सरफेस के ऊपर। इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव ऑन अ वेट रोड बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स इज़ वेरी स्मॉल। अब आजकल आपको पता है बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, और जो रोड्स होती हैं वो काफ़ी वेट होती हैं। अब आपने सुना होगा, ये कहा जाता है कि जो गीली रोड है या बारिश हुई है तो तेज़ गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी स्लिप कर जाएगी या स्किड कर जाएगी। वो इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई रोड वेट हो जाती है, वेट होने से क्या होता है, पानी आ जाता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है और स्लिपरीनेस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। सो चांस के फिसलने का चांस ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि आप स्मूथ चल सकें। अगर तो ड्राई रोड है, आम धूप निकली हुई है, तब आप जितनी मर्जी तेज़ चलाएं कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर तो आप रोड वेट है तो वो जो टायर की सरफेस है वो जब वो उस वेट रोड पर पड़ेगी तो वो टायर रोल होने की बजाय क्या करेगा, एकदम स्लाइड करेगा। जब वो टायर स्लाइड करेगा तो स्लिपनेस के चांस, गाड़ी के स्लिप होने के या आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सो यही चीज़ है कि वेट रोड पे क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है, स्लिपनेस ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से अवॉइड किया जाता है कि ज़्यादा स्पीड पर वेट रोड पर गाड़ी ना चलाई जाए, क्योंकि जो टायर है वो वेट रोड पर रोल करने की बजाय क्या करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी, वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको पता है रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो कार के उलटने के चांस भी हो सकते हैं। सो दस फ्रिक्शन इज, ये हो गया, इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव ऑन अ वेट रोड बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स इज वेरी स्मॉल। दिस इंक्रीजेज द चांस ऑफ स्लिपिंग द टायर्स फ्रॉम द रोड। वही जो मैंने आपको बता दी कि चांस ऑफ स्लिपिंग ज़्यादा हो जाएगा। Thus the threading on tires is designed to increase friction। अब आप देख सकते हैं फिगर 3.20 में, और जनरली भी आपने देखा होगा ये जो कार और मोटरसाइकिल के टायर्स होते हैं इनके ऊपर थ्रेडिंग की होती है। थ्रेडिंग मतलब कुछ डिज़ाइंस बनाए होते हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर एक डिज़ाइन बनाया होता है जिसे हम थ्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि आप फिगर 3.20 में देख रहे हैं, ऊपर दोनों टायर्स के ऊपर थ्रेडिंग या कोई डिज़ाइन बनाए हुए। ये इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि अगर तो हम सरफेस को स्मूथ रख देंगे, अगर तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस का टायर बना देंगे तो क्या होगा, तो फिर आपके पास फ्रिक्शन कम हो जाएगी। जब फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो स्लिपनेस, चांस ऑफ स्लिपिंग ज़्यादा हो जाएगा।
तो फिर क्या होगा, जो वो रोड है या वो जो बाइक चल रही है, कार चल रही है, वो तो स्लिप होकर नीचे गिर जाएगी और नुकसान हो जाएगा। लेकिन थ्रेडिंग करने से, वो सरफेस रफ बनाने से या ऊपर कोई डिज़ाइन बनाने से वो सरफेस खुरदरी हो जाएगी, रफ हो जाएगी। तो वो जब रोड पर चलेगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब फ्रिक्शन ज़्यादा होने का मतलब लिमिटिंग वैल्यू तक चली जाएगी, तो टायर जो होगा वो रोल करेगा और वो स्मूथली मूव करेगा रोड के ऊपर, रादर कि वो स्लिप कर जाए। इसीलिए जो आपके पास टायर्स की सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं बनाई जाती, बल्कि उनके ऊपर थ्रेडिंग की जाती है। थस थ्रेडिंग इम्प्रूव्स रोड ग्रिप। ग्रिप का मतलब बहुत अच्छी तरह से ग्रिप हो जाती है, ठीक है, दोनों की अच्छी ग्रिप हो जाती है, अच्छा कांटेक्ट हो जाता है दोनों का। अगर वो स्मूथ हो तो फिर तो वो स्लिप कर जाए, बार बार स्लिप करे, तो वो ग्रिप अच्छी हो जाती है। एंड मेक इट सेफर टू ड्राइव इवन ऑन वेट रोड। वेट रोड पर भी फिर ईजी से आप ड्राइव कर सकते हैं। अब लास्ट वो कहता है कि साइकिलिस्ट या कोई भी व्हीकल जब आप ब्रेक लगाते हैं तो एट दैट मोमेंट जब आप ब्रेक लगाते हैं, पहले तो टायर कर रहा था रोल, पहले टायर क्या कर रहा था, इस तरह टायर रोल कर रहा था। लेकिन जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं, जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो टायर जो होता है वो रुकता है सरफेस पे। रुकने का मतलब क्या है कि वो एट दैट मोमेंट, जिसका कोई 1 to 2 सेकेंड्स के लिए होगा या 1 सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स के लिए वो होगा, कि जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे आपका टायर रोल करने की बजाय सरफेस पे स्लाइड करेगा। सरफेस पे क्या करेगा, आप देखें, वैसे जो है आपका इस तरह टायर मूव करेगा, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, आप वैसे ही देखें, जनरल ऑब्जर्वेशन, आप सड़क पे खड़े हैं, कोई बाइक या कोई गाड़ी आकर, बाइक पे ज़्यादा अच्छा विजुलाइज कर सकते हैं, बाइक आकर एकदम ब्रेक लगाती है तो उसके टायर को आपने देखना है, पहले वो रोल कर रहा था, जैसे ही वो ब्रेक लगाएगा वो एकदम सरफेस के ऊपर उसकी सरफेस स्लाइड कर जाएगी बजाय के रोल करने से। ठीक है, क्या करेगी, पहले रोल कर रहा था, जैसे ही ब्रेक लगाएगा वो जो टायर की सरफेस है वो स्लाइड करेगी सरफेस के ऊपर, बजाय के वो रोल करे। वो उस खास इंस्टेंट के लिए, उस खास वक्त के लिए जो 1 सेकेंड हो सकता है, 1 सेकेंड ही हो सकता है, 2 सेकेंड्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 सेकेंड के लिए वो क्या करेगा, उसके ऊपर स्लाइड कर जाएगा बजाय रोल करने। अब स्लाइड करने से क्या होगा, आपको पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है रोलिंग फ्रिक्शन से। जैसे ही वो सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी। एंड व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन। टायर मूव कर रहा था, टायर था मोशन में, जैसे ही रुका स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा हुई। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब ओवरऑल फ्रिक्शन ज़्यादा हो गई टायर और रोड में, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होने से, फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा हो गई, फ्रिक्शन ज़्यादा होने से वो जो टायर था या वो जो बाइक थी वो वहीं पर स्टॉप कर गई। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी व्हीकल को रोकने के लिए, कि वो रुकती किस तरह है व्हीकल, क्यों, या गाड़ी या बाइक क्यों, क्योंकि वो जो टायर होता है वो रोल करने के बजाय सरफेस पर उस मोमेंट के लिए जब बाइक आकर रुकती है वो उस पर स्लाइड कर जाता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है। जैसे ही फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट वहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स ज़्यादा हो जाएगी ना। फ्रिक्शन फोर्स जब ज़्यादा हो जाएगी तो अप्लाइड फोर्स पर हावी आ जाएगी और उसको स्टॉप कर देगी, कार को या बाइक को। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। अ साइक्लिस्ट applies brake to stop his her bicycle as soon as brakes are applied। जैसे ही ब्रेक्स अप्लाइड होंगी the wheel stops rolling। व्हील जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगी व्हील stops rolling, रोलिंग करना बंद कर देगा and begin to slide over the road। बल्कि रोड पे क्या करना स्टार्ट कर देगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा बहुत थोड़े टाइम के लिए। Since sliding friction is much greater than rolling friction, therefore the cycle stops very quickly। क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है रोलिंग फ्रिक्शन से, वो फ्रिक्शन रोक देगी फौरन उस टायर को, तो इस तरह वो टायर जो है वो रोड पर आपके पास स्टॉप करेगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवाया है ये आ सकता है। ठीक है, और आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हैपन्स टू द साइक्लिस्ट व्हेन इट अप्लाइज ब्रेक। ठीक है, या हाउ अ बाईसाइकिल इज स्टॉप्ड ऑन अ रोड। ठीक है, हाउ अ बाईसाइकिल इज स्टॉप्ड ऑन अ रोड। ठीक है, तो उसमें ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये आपके पास आ सकता है। ठीक है, सो ये आपके पास फर्क था रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। रोलिंग फ्रिक्शन को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड कम है, फ्रिक्शन कम है, तो हमें भी ये चाहिए फ्रिक्शन कम से कम हो, ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, इसलिए हम रोलिंग फ्रिक्शन
जो मशीनरी के पार्ट्स होते हैं उनमें बॉल बेरिंग्स या रोलर बेरिंग्स यूज़ करते हैं ताकि रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और क्यूरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू अ नंबर which will be given to you at the end of this video through a WhatsApp number, and you can contact us through voice message, text message और through an image। इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व किया जाएगा। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।